डियर स्टूडेंट्स, प्रतिभा आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 66 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के संबंध में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इस बार के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें पहले से तैयार किया जा सके। आपको मालूम है कि फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर है और हिस्ट्री एंड कल्चर में आपके 6 प्रश्न दिए जाते हैं और 3 प्रश्नों का हल करना होता है। और उसमें अगर आप पहला सेक्शन देखेंगे तो हिस्ट्री वाले में तो आपको 3 कला पढ़ना है, पटना कलम, पाल कला और मौर्य कला। 3 कला में से आप देखेंगे तो 1 कला प्रति वर्ष पूछे ही जाते हैं। पिछले साल यदि आप देखेंगे तो पाल कला पूछा गया है, तो इस बार के लिए पटना कलम और मौर्य कला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बार के लिए पटना कलम है। तो आपको क्या करना है कि इस बार पटना कलम को बेहतर तरीके से तैयार करना है और पटना कलम और मौर्य कला को तैयार करते समय ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो भी आपके फिगर बनते हैं, जो चित्र बनते हैं, उसको आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट मेंस देने जा रहा है वह सब कहीं ना कहीं पटना कलम और मौर्य कला तैयार करके जाएगा। आपको क्या करना है कि इसमें बेहतर तरीके से जो भी चित्र का निर्माण होता है, फिगर का निर्माण होता है, स्तूप का निर्माण हो रहा है, इसे प्रैक्टिस करके जाना है। और ख़ास करके पटना कलम में जो भी जानते हैं कि पटना कलम एक अद्भुत कला है, वो बिहार से जुड़ा हुआ है और उसमें कई प्रकार की जो है लोकल चित्रकारी होती है, जैसे हल चलाता हुआ हलवाहा, मछली बेचती हुई औरत। तो इसे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है डेली। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, तैयारी करते समय ऐसा लगता है कि हम बाद में उसको कर लेंगे या बाद में चित्र बना लेंगे या एग्ज़ाम में बना लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब तक आप पूर्वाभ्यास करके नहीं जाएंगे तब तक वहाँ पर आपको चित्र नहीं बनेगा। इसलिए लगातार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। अब हिस्ट्री एंड कल्चर में सेकेंड टॉपिक आपको इस बार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आदिवासी आंदोलन है। और आदिवासी आंदोलन में आप जानते हैं कि संथाल आंदोलन और बिरसा आंदोलन, ये 2 आंदोलन पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आदिवासी आंदोलन को एक समग्रता से तैयार करना है और साथ ही आपका संथाल और बिरसा आंदोलन, इसके कारण क्या रहा, इसके प्रभाव क्या रहे, इसके परिणाम क्या रहे, और ये आपको सभी किताबों में लगभग सामान्यतः मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो संथाल है और बिरसा दोनों आंदोलन, ये वर्तमान में आपको झारखंड राज्य से जुड़ गया है। एक्चुअली जब बिहार और झारखंड एक साथ थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वह बिहार का ही पार्ट था। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तो ये संथाल विद्रोह और बिरसा आंदोलन, इन दोनों का क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। तो आपको इससे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देते समय, यदि मान लीजिए संथाल विद्रोह से संबंधित आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो आपको जो संथाल क्षेत्र जो झारखंड से जुड़ा हुआ है, आपको मैप बनाना है और मैप बना करके वहाँ बताना है कि हाँ, ये संथाल विद्रोह का क्षेत्र है। आप चाहें तो एक संयुक्त बिहार का ही फिगर बना सकते हैं या अलग से झारखंड का बना करके आप बता दीजिए कि ये संथाल क्षेत्र है और संथाल क्षेत्रों में ये संथाल विद्रोह हुआ था, जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव का विद्रोह था। अब यहाँ पे बिरसा आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। जानते हैं कि बिरसा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो आपको धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो बिरसा आंदोलन कहाँ हुआ था, आपको मालूम है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और वर्तमान में ये छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड के बिल्कुल बीच में है, मिडिल पार्ट में है। तो आपको बिरसा आंदोलन को डील करते समय झारखंड का मैप बना करके और ये छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, तब आपको दूसरे की तुलना में बेहतर नंबर मिलेगा। और एक चीज़ बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको ये पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। आप चाहेंगे कि एग्ज़ाम में जा कर के झारखंड का मैप बना लेंगे और छोटा नागपुर का क्षेत्र दर्शा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत में और यहीं से गांधी जी का एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में उभार होता है। तो चंपारण सत्याग्रह से यदि प्रश्न आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है
कि बिहार का मैप बना करके और चंपारण क्षेत्रों को दर्शाना है। आप जानते हैं कि चंपारण वर्तमान में बिहार के उत्तर पश्चिमी भागों में अवस्थित है। आज वर्तमान में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, लेकिन आपको इतना दर्शाने की जरूरत नहीं है। पूरा बिहार का मैप बना करके उत्तर पश्चिमी भागों में आप डॉट डॉट दे करके आप बता सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का क्षेत्र है। और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो भी आप प्रश्न को डील करेंगे तो उसकी जो वर्तमान प्रासंगिकता है उसे भी क्या करना है, थोड़ा सा आपको दर्शाना है। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन एवं आज़ाद दस्ते की भूमिका। इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, भारत छोड़ो आंदोलन एवं आज़ाद दस्ते। आपको मालूम है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता गठित हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में इसकी काफ़ी सक्रिय भूमिका थी। तो आपको इसे भी तैयार करके जाना है और फिर बिहार का मैप बना करके बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा रहा है। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान। आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रति वर्ष कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस बार के लिए 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह का योगदान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीर कुंवर सिंह के योगदान की चर्चा करते हुए या तैयार करते समय आपको ध्यान में रखना है वही बात कि बिहार का मानचित्र बना करके जो भी 1857 क्रांति में कुंवर सिंह का क्षेत्र था वह आपको दर्शाना है। और फिर नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व है गांधी, नेहरू और टैगोर। देखिए यहाँ से क्या है कि कुछ प्रश्न जो है आपको उनके व्यक्तित्व के जो दार्शनिक विचार हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपको गांधी का, नेहरू का और टैगोर का इस बार के लिए थोड़ा नेहरू का जो है आप तैयार करके विशेष रूप से जाएंगे। और नेहरू से संबंधित जो प्रश्न आने की संभावना है वह भारत की विदेश नीति में नेहरू का योगदान या भारत के विकास की जो नींव रखा गया उसमें नेहरू के योगदान को तैयार करना है। जहाँ तक टैगोर जी का सवाल है तो टैगोर से जुड़े हुए, हालांकि पिछले 2-3 बार से ऐसा आशा की जा रही है कि राष्ट्रवाद का जो एक भावना वर्तमान में देखी जा रही है, तो राष्ट्रवाद पर टैगोर का क्या विचार है उसे क्या करना है कि आपको तैयार करना है। अब देखते हैं जो पहला है गांधी। तो गांधी जी से जुड़े हुए जितने जो उनके विचार हैं सभी विचारों को क्या करना है, चाहे उनके राज्य के संबंध में हो, चाहे वह धर्म के संबंध में हो, चाहे रोजगार के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, सभी को तैयार करके जाना है, क्योंकि इसका जो है भूमिका अन्य प्रश्नों को डील करते समय भी आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में पिछले बार 65 में पाश्चात्य शिक्षा पूछा गया था, तो पाश्चात्य शिक्षा में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आप, गांधी जी की जो शिक्षा से संबंधित जो विचार है उसको जोड़ सकते हैं। तो पहले आप फर्स्ट सेक्शन में हिस्ट्री के इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतना टॉपिक तैयार करने के बाद हम 3 प्रश्नों को डील कर पाएंगे? तो आप अभी तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा आप उठा करके क्वेश्चन बैंक को देखिए, जो उसके सिलेबस में लिखा हुआ है उतना यदि आप तैयार करके जा रहे हैं तो आप आराम से 3 प्रश्नों को डील कर लेंगे। पिछले बार थोड़ा सा क्या हुआ था कि ट्रैक से हट करके प्रश्न पूछे गए थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि के संबंध में। लेकिन यदि आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से 3 प्रश्नों को डील कर लेंगे। अब आते हैं फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन में, जो आपका करेंट अफेयर्स एंड आईआर का होता है। करेंट अफेयर्स आईआर क्या है, ये नया डेवलपमेंट्स है, लगातार होते रहता है। अभी चूंकि एग्ज़ाम की तिथि घोषित नहीं हुई है तो ये पूर्णतः जो है ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ यहीं तक पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, आज तक अगर देखा जाए कि जब से 65 का मेंस हुआ है उसके बाद से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं करंट अफेयर्स में, और करंट अफेयर्स में नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ कुछ टॉपिक्स हम बता रहे हैं, वो टॉपिक को पहले तैयार कर लीजिए। बाद में करंट अफेयर्स में जब डेट अनाउंस होगा एग्ज़ाम का तो उसमें और क्या ऐड किया जा सकता है हम उसको लेकर के आएंगे। तो उसमें पहले आप देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। तो फर्स्ट उसमें टॉपिक है 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन, उसका रिकमेंडेशन आ चुका है। तो 15वां वित्त आयोग को समग्रता से तैयार करके जाना है
और बिहार पर इसका क्या प्रभाव है। ध्यान में रखना है कि हर एक टॉपिक का थोड़ा सा बिहार से जुड़े हुए चीज़ों को बताना है। ऐसी 15वां वित्त आयोग का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या बिहार को उससे लाभ हुआ है या बिहार को कोई हानि हुई है। तो 15वां वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक है आपका कोविड की दूसरी लहर। आप पिछले साल भी देखेंगे कोविड से प्रश्न आया हुआ था। तो कोविड की दूसरी लहर एवं स्वास्थ्य चुनौतियां, और यहाँ भी आपको क्या करना है कि बिहार से जुड़ी हुई स्वास्थ्य चुनौतियां को ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट आपका बिहार चुनाव 2020। आपको मालूम है कि 2020 अक्टूबर नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए हैं, और विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न जब भी इलेक्शन होता है तो उसके बाद कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको बिहार चुनाव तैयार करके जाना है। नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान, यद्यपि 2020 में शुरू हुआ है ये, और आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्तमान में चल भी रहा है। क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है, कहाँ तक ये सफल हुआ है, उसे आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है आपका एक देश एक चुनाव, जिसे आप एक राष्ट्र एक चुनाव भी कह सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो लगातार चुनाव हो रहे हैं और इस बार तो आपको मालूम है कि चुनाव से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। या तो एक राष्ट्र एक चुनाव आए, या सेकंड पेपर में आगे देखेंगे हम लोग चुनाव आयोग की जो भूमिका है उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, क्योंकि आपको मालूम है करेंट अफेयर्स एंड IR में राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दोनों पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई घटनाक्रम है तो वह है आपका अमेरिकी चुनाव, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। आपको सबको मालूम है कि जो बिडेन साहब नए राष्ट्रपति बने हैं। तो अमेरिकी चुनाव एवं भारत पर पड़ने वाले प्रभाव देखिए। अमेरिका में आपको मालूम है कि दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इस बार जो है डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई है। अब उसके क्या अपने पॉलिसी हैं और इस पॉलिसी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आपको समग्रता से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अफगानिस्तान में उत्पन्न नई चुनौतियां एवं भारत पर पड़ने वाले प्रभाव। आपको मालूम है कि 11 सितंबर 2021 ये डेडलाइन है, उससे पहले अमेरिकी सेना वहां से निकल जाएंगी अफगानिस्तान से। और अमेरिकी सेना के निकलने के बाद अफगानिस्तान में कौन सी नई चुनौतियां आने वाली है, क्या तालिबान का राज फिर से स्थापित होगा, और यदि तालिबान का राज स्थापित होगा तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल ही न्यूज़ में ये था कि भारत, चीन और पाकिस्तान एक साथ आने वाले हैं अफगानिस्तान में की समस्याओं को हल करने के लिए। अब कितना पॉसिबल है यह आने वाले समय बताएगा। लेकिन अफगानिस्तान में उत्पन्न नई चुनौतियां में भारत पर पड़ने वाले प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं उनकी गिरती साख। जो उनका क्रेडिबिलिटी है उसे भी क्या करना है, लगातार आप देख रहे हैं क्षरण हो रहा है उसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, WHO, ये सारी संस्थाएं आती हैं और इनकी जो साख गिर रही है, खास करके जो मध्य पूर्व का भी वर्तमान में संकट आया है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई हुई है, और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं ना कहीं जो है अपनी भूमिका को निभाने में असफल साबित हुआ है। और ऐसे बहुत पहले से भी ये कहा जा रहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ उतना प्रासंगिक नहीं रह गया जितना वो 50 के दशकों में था। कारण यह है कि 50 के दशकों में जब से उसकी स्थापना हुआ उसके बाद से समय में काफ़ी परिवर्तन हुआ, और भारत जैसे विकासशील देशों की मांग भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान समय के अनुरूप क्या करना है, प्रासंगिक बनाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं उनकी गिरती साख को तैयार करना है, और क्या उपाय है, भारत क्या चाहता है, ये संबंध में आपको प्रश्न तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका मध्य पूर्व संकट, काफ़ी चर्चा में रहा है, आप जानते हैं। मध्य पूर्व संकट या पश्चिमी एशिया संकट भी कह सकते हैं। और मध्य पूर्व संकट में समझ रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा विवाद में रहता है, और वर्तमान में तो जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के ये समस्याएं और बढ़ी हैं। वैसे ईरान भी है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका भारत बांग्लादेश संबंध। अभी आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है बांग्लादेश में, और शेख मुजीबुर रहमान साहब जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, उनके जन्म शताब्दी मनाई गई है। तो भारत बांग्लादेश संबंध भी इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियां। देखिए पिछले 2 सालों से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। पहले यह क्षेत्र एशिया पैसिफिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में भारत की बढ़ती भूमिका के कारण इस क्षेत्र का नामकरण भी क्या है, बदलता हुआ दिख रहा है और एशिया पैसिफिक क्षेत्र से यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। और उसमें एक संगठन का नाम आता है क्वाड। ये प्री में भी पूछा जा चुका है क्वाड। इसमें आपका अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान आते हैं। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, ये सारे मुद्दे आपको पढ़ करके और समझ करके जाना है। अब सवाल उठता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यहाँ से यदि प्रश्न आते हैं तो उसे कैसे बेहतर तरीके से डील किया जा सके। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि चाहे वह अमेरिकी चुनाव हो एवं भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, या अफगानिस्तान में उत्पन्न नई चुनौतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, या जो भी आपके टॉपिक्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, बिंदुवार चीज़ों को लिख लेना है कि इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। और जब भी आप भारत या उसके पड़ोस से संबंधित कोई समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं तो आपको एक विश्व मानचित्र के रूप में दर्शाना है और ये बताना है कि हाँ, ये मध्य पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार के संकट हैं। यदि भारत बांग्लादेश संबंध आता है तो आपको भारत और बांग्लादेश के संबंध में मैप का आप बनाइए और उसके संबंध में आप समस्याओं को दर्शाइए। ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियाँ, यहाँ भी आपको क्या करना है कि एक वर्ल्ड मैप बना करके बताना है कि हाँ, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और यहाँ पर इस प्रकार की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, तब आपको बेहतर मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे हम लोग जो भी करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट्स होंगे उसको लेकर के आएंगे। और थर्ड सेक्शन आपका है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसको आप सांख्यिकीय विश्लेषण भी कहते हैं। तो डीआई में ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 2 प्रश्न आपको डील करना होता है और 76 मार्क्स का लगभग होता है ये। तो यहाँ पर करना क्या है आपको स्टैट्स में कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसे सबसे पहले आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, चाहे 48-52 से ले लीजिए आज तक का, और सभी प्रश्नों को बिल्कुल डील करिए। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम कौन से प्रश्न को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं या मेरे लिए क्या कौन सा प्रश्न ज़्यादा सुविधाजनक हो सकता है। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा डीआई में कि जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसको कम से कम 2-3 बार सोल्व कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वह अरिहंत का हो चाहे अन्य किसी भी पब्लिकेशन का हो, आप खरीद लेंगे और प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट पेपर में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोल है वह डेटा इंटरप्रिटेशन का है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन क्या करें, अभ्यास करके जाएं। वो प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग ने जो सेकंड पेपर का टॉपिक्स है वो उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।